Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम इससे पहले जो वीडियो थी, कल जो वीडियो थी आपके पास, उसमें हमने बात की कूलॉम्स लॉ के बारे में और उसके काफ़ी सारे फैक्ट भी जाने हैं। तो देखिए आज जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स फोर्स भी आप कह सकते हैं इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप पहले जान चुके हैं 11वीं क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी जो आपने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, उसी को बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या, इन दोनों के बीच में तुलना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या दोनों की तुलना किस तरह से की जाए। तो देखिए अगर कोई बोलता है कि समानताएं बताइए, तो उसमें केवल हम दोनों चीज में जो दोनों फोर्स में जो सेम चीजें हैं, जो सेम तरह से रिएक्ट करते हैं, उन चीजों की बात करते हैं। कोई कहने लगे अंतर बताइए, तो अंतर का मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कि यानी उन दोनों बलों के बीच में कार्य करने की शैली जो उनकी है वो क्या, उसमें क्या अंतर है, यानी दोनों बलों में क्या डिफरेंट होगा कि वे किस तरह से लगते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तुलना की, तो तुलना में दोनों ही चीजें यूजफुल होती हैं, समानताएं भी और विभिन्नताएं भी, यानी सिमिलरिटी भी और डिफरेंसेस भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोनों की अगर मैं समानता की बात करूं, तो सबसे पहली जो समानता होती है वो होती है दोनों ही बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है, देखिए कैसे कि जो दोनों फोर्स होते हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप जानते हैं दोनों फोर्सेज में ये वाली चीज होती है। तो इसी चीज के लिए हम बोलते हैं कि वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बलों में ऐसा होता है। ठीक है, दोनों ही बलों की परास यानी रेंज मैंने लास्ट ईयर 11वीं की जो वीडियो है उसमें भी बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों ही अनंत दूरियों के लिए लागू होते हैं, यानी अनंत दूरी तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहीं से रख के देख लीजिए कि जब आप यहाँ अनंत रखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो f का मान कितना हो गया, 0। तो जब तक, तो इसका मतलब इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो परास होती है वो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक इसकी होती है। आगे दोनों बल संरक्षी बल हैं। देखिए यहाँ एक चीज और जुड़ जाती है, अगर आप इसके साथ रखना चाहें तो केंद्रीय बल भी होते हैं। दोनों ही केंद्रीय बल भी होते हैं और दोनों ही संरक्षी बल भी हैं। तो इस संरक्षी बल के बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसके आगे बात कर लेते हैं कि विभिन्नताएं क्या हैं, उन पे आ जाते हैं, लेकिन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये लास्ट ईयर पढ़ा रखा है कि संरक्षी बल क्या होते हैं। तो देखिए भिन्नताएं क्या क्या हैं, विभिन्नताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल, तो देखिए आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो केवल एक किस प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी केवल अट्रैक्शन होता है, उसमें रिपल्सन कहीं नहीं होता है। यानी आप दो वस्तु के बीच में जिनमें द्रव्यमान उपस्थित है, और अगर आप उसमें क्या लगाते हैं, दो वस्तु द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में आप अगर बल देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो द्रव्य, जिन वस्तु में द्रव्यमान उपस्थित है सभी में लगेगा। हर प्रत्येक पार्टिकल, यानी दो पार्टिकल अगर आपके हैं तो उनके बीच में उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये डेफिनेट है। इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि जो हमारे पास कूलॉम्स बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। ये आप जानते हैं कैसे कि अगर सेम चार्ज पार्टिकल होते हैं तो प्रतिकर्षण, यानी सेम में प्रतिकर्षण होता है, और यहाँ जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल में क्या होता है, आकर्षण की प्रकृति रखता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि कूलॉम बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। फिर सेकंड वाला पॉइंट कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है, कूलॉम बल प्रबल बल है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं
ठीक है। जो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं जो मैंने कल भी बताया था आपको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन चारों में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा दुर्बल होता है, सबसे ज्यादा दुर्बल बल है। जबकि जो कूलाम बल है वो इसकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है। लगभग इनकी जो इंटेंसिटी में रेशो आता है वो 10⁻36 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। कौन? कूलाम बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻36 गुना होता है। तो आप समझ के चलिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, इसके बारे में एक एग्जांपल भी है, तो वो एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जरिए समझेंगे। और उसके पीछे एक फैक्ट और भी है कि वो एग्जांपल क्यों दिया हुआ है एक्सरसाइज में। फिर देखिए नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक नियम है, ये मैं भी बात कर रहा था कि यूनिवर्सल नियम है। और कूलाम बल जो है वो आवेशित वस्तु के बीच में केवल लागू होता है। देखिए वस्तु आवेशित हो ना हो, लेकिन वस्तु में द्रव्यमान तो जरूर उपस्थित होता है। और मैंने बोला द्रव्यमान के ऊपर डिपेंडेड है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ का मतलब कोई भी वस्तु, किसी भी तरह की वस्तु हो तो उन दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। लेकिन कूलाम बल कब लगेगा? केवल जब दोनों वस्तुएं आवेशित हों। अगर वस्तुएं आवेशित नहीं है तो उनके बीच में बल नहीं लगेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उस कंडीशंस में भी लगेगा जब दोनों वस्तुएं चार्ज नहीं होंगी। यानी चाहे अगर कोई एक वस्तु चार्ज भी है और दूसरी नहीं है तब भी कूलॉम्स लॉ एक बार को लग सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल चाहे बॉडी चार्ज हो ना हो अवश्य ही लगेगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए एक फैक्ट रह गया लिखने से कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आप सूत्र जानते हैं F=G m1m2/r², और ये होता है F=1/4πε0q1q2/r²। ये आप सूत्र जानते हैं इसका। अब यहाँ इसकी जगह हमने क्या लिखा था, इससे पहले के लिखा था। देखिए यूनिवर्सल लॉ के बारे में आप एक चीज यही देख के चलिए कि यहाँ जो जी कांस्टेंट है ये नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट टर्म है जो सदैव जिसका मान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। जबकि और ना ही ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इस चीज पर डिपेंडेड है कि जो दो मासेज हैं, जो दो बॉडी हैं, इनके बीच में माध्यम कैसा है। यानी दोनों द्रव्यमानों के बीच में, यानी दोनों बॉडीज के बीच में माध्यम कोई भी हो, कैसा भी हो, ये अपनी नेचर नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ ये जो कूलॉम्स फोर्स है ये नेचर बदलता है माध्यम के चेंज होने पर। यानी जो दो चार्ज पार्टिकल हैं ये दोनों किस तरह के मीडियम में रखे गए, यानी किस तरह के माध्यम में रखे गए हैं, ये बल उस चीज पर भी निर्भर करता है। इसीलिए जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी ये माध्यम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट फोर्स है और ये डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो थी नॉर्मल के बारे में जानकारी। तो देखिए मैंने अभी बात की थी संरक्षी बलों के बारे में। तो देखिए संरक्षी बल वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर भी एक बार बता देता हूं। तो देखिए संरक्षी बल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि यदि एक जो फोर्स है, ठीक है, तो जो एक बल है, तो बल के द्वारा जो कृत कार्य है, द्वारा कृत कार्य, ठीक है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब कि संरक्षी बल वे बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी वो किस पथ का अनुसरण करके कार्य कर रहे हैं उस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? संरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इसका ये है। दूसरा देखिए
ये क्या करता है, पोजीशन पर केवल डिपेंडेंट है, यानी आप कई बहुत सारे रास्तों के जरिए एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जा सकते हैं इस तरीके से। तो अगर ये बल संरक्षी हैं तो आप किसी भी रास्ते के जरिए जाइए, ए और बी कंडीशन के बीच में केवल जितना कार्य यहाँ मिलेगा उतना ही कार्य यहाँ भी मिलेगा, उतना ही कार्य यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, कार्य चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो पथ है उस पथ पर कोई निर्भरता नहीं होती संरक्षी बलों की, ठीक है। दूसरा देखिए अब आगे इसकी जो एक और चीज है वो ये है कि क्लोज्ड पाथ। देखिए दो तरह के पथ आपके पास पथ होते हैं, एक होता है खुला और एक होता है बंद, एक होता है बंद एक होता है खुला। तो बंद पाथ में जो संरक्षी बल होता है हमेशा इनके द्वारा किया गया कार्य है, यानी जो संरक्षी बल है तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य वो होता है 0। 8वें चैप्टर में जो जब ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे थे तो इस तरह का एक एग्जाम्पल भी आया था, तो उस टाइम में ये चीज बताई थी कि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है केवल बंद पथ में क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अगर कोई संरक्षी बल नहीं होता तो उस टाइम ये कार्य बंद पथ पे भी 0 नहीं होता। बंद पथ मतलब आप एक सर्किल बना लीजिए नॉर्मल, तो आप इस तरह से जानते हैं कि भाई अगर यहाँ से कोई वस्तु चली और वो वापस यहीं आ गई तो विस्थापन आपका हुआ 0, तो कार्य क्या हुआ 0। तो संरक्षी बल के लिए तो ये सत्य है, लेकिन अगर कोई सियान बल आप जैसे घर्षण बल होता है, ठीक है, तो घर्षण बल की आप बात करें तो घर्षण बल क्या है, संरक्षण नहीं होता। तो घर्षण बल के टाइम पे आप अगर इस चीज को यहाँ से इस तरह से घुमा के यहीं ले आए तो उस टाइम जो W का मान होगा वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो घर्षण बल में यानी संरक्षी बलों के लिए ही केवल ऐसा होता है कि बंद पथ चाहे वो कैसा भी हो, चाहे बंद पथ चाहे आपका इस तरह का हो कुछ भी हो, तो बंद पथ में हमेशा किसी भी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य का होता है 0 होता है, यानी वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ये चीज आप ध्यान रखें कि संरक्षी बलों में ये मेन 2 ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, एक तो उन बलों द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, और हमेशा बंद पथ में जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो क्या होता है 0 होता है। जबकि अगर जो बल संरक्षी नहीं होते उनमें ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हों। और जो इससे रिलेटेड देखिए एक एग्जाम्पल भी है कि इनकी तुलना से रिलेटेड ये जो 10 की पावर 36 मैंने लिखा था उससे रिलेटेड एक यहाँ एग्जाम्पल भी है जो मैं बता रहा हूँ, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। उसके पीछे एक फैक्ट होल पे उसके बारे में कल बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।